नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों का तांडव जारी, कई महत्वपूर्ण ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को हर संभव सहायता मुहैया कराने की जताई प्रतिबद्धता। ईयू की कड़ी चेतावनी, कहा अगर रूस ने परमाणु हथियारों का किया इस्तेमाल तो मिलेगा करारा जवाब, मिट जाएगा रूसी सेनाओं का वजूद। ब्रुसेल्स में नाटो रक्षा मंत्रियों की बैठक, यूक्रेन के हवाई रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और दूसरी सैन्य सहायता बैठक का प्रमुख एजेंडा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की यूक्रेन को नाटो की सदस्यता जल्द देने की मांग के बीच बैठक। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में CICA शिखर बैठक से इतर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की के अपने समकक्ष एर्दोआन से की द्विपक्षीय मुलाकात। यूरोप तक रूसी गैस आपूर्ति के लिए तुर्की को नया हब बनाने का दिया प्रस्ताव। कोरियाई प्रायद्वीप में नहीं थम रहा उकसावे और तनाव का सिलसिला। उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की 2 क्रूज मिसाइलें दागकर फैलाई सनसनी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने परीक्षण को अपने दुश्मनों के लिए खुली चेतावनी बताया। दक्षिण कोरिया और जापान ने उत्तर कोरिया के कदम की कड़ी निंदा की। ओपेक प्लस देशों द्वारा तेल उत्पादन में कटौती के फैसले पर अमेरिका और सऊदी अरब में बढ़ा तनाव। अमेरिका ने सऊदी अरब के खिलाफ दिखाया कड़ा रुख, जवाब में सऊदी अरब ने ओपेक प्लस के कदम को बताया सही, कहा फैसले के पीछे नहीं थी अमेरिका विरोधी सोच। और आइए अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। इसी बीच पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को सैन्य सहायता पहुंचा रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन ने कहा कि उन्हें अभी और सैन्य सहायता चाहिए। महीनों बीतने के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि रूस ने गुरुवार सुबह राजधानी कीव के आसपास नए हमले शुरू किए। इन हमलों में कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के एक और दक्षिणी शहर पर भी ऐसे ही हमलों में 5 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मैकोलेव शहर की यह रिहायशी इमारत भीषण हमलों का शिकार हुई। उधर यूक्रेनी सेना भी रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में जुटी हुई है। रूसी अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन के हमले से रूस के पश्चिमी शहर बेल्गोरोड में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक क्षतिग्रस्त हो गया। ध्यान रहे कि बेल्गोरोड यूक्रेनी सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यूक्रेन पर रूसी हमलों में पिछले दिनों आक्रामकता आने के बाद पश्चिमी देश यूक्रेन को और अधिक सैन्य सहायता देने के लिए लामबंद दिखाई दे रहे हैं। इन देशों ने यूक्रेन को जब तक जरूरत हो तब तक सहायता देते रहने की प्रतिबद्धता जताई है। कोई किसी भुलावे में ना रहे। हम यूक्रेन को अपना समर्थन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि रूस के घिनौने आक्रमण को रोकने के लिए इसकी आवश्यकता है। यह युद्ध केवल यूक्रेन के बारे में नहीं है। दरअसल रूस यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध को एक बड़े धर्म युद्ध का हिस्सा मान रहा है। मैं आपके साथ इस मुद्दे पर भी सहमत हूं कि हम यूक्रेन की जब तक भी जरूरत होगी तब तक मदद करते रहेंगे। हम यह बात बार बार स्पष्ट कर चुके हैं। हम नाटो की एक इंच भूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम यूक्रेन को जो एयर डिफेंस मिसाइल उपलब्ध करा रहे हैं वो अमेरिका द्वारा यूक्रेन को उपलब्ध कराए जा रहे एयर डिफेंस सिस्टम को और प्रभावी बनाएगी। पश्चिमी देश यूक्रेन को भले ही सैन्य सहायता उपलब्ध करा रहे हों, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि उसे अपने आसमान को सुरक्षित बनाने के लिए और अधिक सहायता की जरूरत है। यूक्रेनी राष्ट्रपति को फ्रांस और इटली से बड़ी मदद की उम्मीद है।
हमें एयर डिफेंस के क्षेत्र में और सैन्य सहायता की जरूरत है। हमें फ्रांस और इटली से बड़े कदमों की उम्मीद है जिससे वो हमारी सहायता कर सके। हमें एयर डिफेंस के क्षेत्र में जितना कुछ चाहिए उसका केवल 10% ही हमारे पास है। इस बीच यूक्रेन के खेरसान क्षेत्र के रूस द्वारा स्थापित गवर्नर ने रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच लड़ाई देखते हुए स्थानीय लोगों से इलाका खाली करने को कहा है। व्लादिमीर साल्डो ने अपने संदेश में रूस से अपील की कि वो यहाँ के नागरिकों को रूस ले जाएं। ध्यान रहे कि खेरसान उन 4 यूक्रेनी क्षेत्रों में से एक है जिसे रूस ने इस महीने औपचारिक रूप से अपने क्षेत्र में शामिल किया था। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूस के इस कदम की कड़ी आलोचना की थी। रूस और यूक्रेन युद्ध का सबसे ज्यादा असर यूरोपीय देशों को रूस से मिलने वाली गैस आपूर्ति पर पड़ रहा है। एक तरफ गैस का अधिकतम मूल्य निर्धारण को लेकर यूरोप और रूस आमने सामने हैं, तो वहीं रूस ने यूरोप को गैस आपूर्ति का एक और विकल्प तुर्की के जरिए सुझाया है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर वैसे तो विश्व में कई क्षेत्रों पर पड़ रहा है, लेकिन यूरोपीय देशों को रूस द्वारा दी जाने वाली गैस आपूर्ति इससे सर्वाधिक प्रभावित दिखाई दे रही है। यूरोपीय संघ द्वारा गैस का अधिकतम मूल्य निर्धारित करने के प्रस्ताव को लेकर रूस और यूरोप में तलवार पहले ही खींची हुई है। हालांकि रूस ने अपने रुख में कुछ नरमी दिखाते हुए यूरोपीय संघ को गैस की निर्बाध आपूर्ति का संकेत दिया है। गुरुवार को कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में तुर्की के अपने समकक्ष रजब तैयब अर्दोगान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की को गैस आपूर्ति के मार्ग और बड़े हब के तौर पर प्रयोग करने का प्रस्ताव दोहराया। पुतिन के अनुसार ये यूरोपीय संघ को रूसी गैस मुहैया कराने का एक विश्वसनीय मार्ग होगा। हम एक और गैस पाइपलाइन बनाने और अन्य देशों को गैस बेचने के लिए तुर्की को एक गैस हब के तौर पर प्रयोग करने पर विचार कर सकते हैं। इनमें जाहिर है यूरोपीय देश भी शामिल होंगे। रूसी राष्ट्रपति का यह प्रस्ताव नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से हटकर यूरोप को गैस आपूर्ति का कोई और मार्ग विकसित करने का प्रयास का हिस्सा समझा जा रहा है। दरअसल इस गैस पाइपलाइन में पिछले दिनों रिसाव की कई घटनाएं सामने आई थीं। कुछ यूरोपीय देशों ने आरोप लगाया था कि रूस ने जानबूझकर इस पाइपलाइन में तोड़-फोड़ की है। रूस ने इस आरोप को खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी देश रूस पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि वो गैस को हथियार के तौर पर प्रयोग कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने एक ताज़ा इंटरव्यू में इस बात को फिर दोहराया। अगर गैस की कीमत बढ़ी है तो इसलिए नहीं कि यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस ने गैस को युद्ध का हथियार बना दिया है। इस बीच रूस से यूरोप को ऊर्जा की आपूर्ति करने वाली एक और पाइपलाइन में रिसाव से तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। द्रुजबा पाइपलाइन में ये रिसाव पोलैंड के अधिकारियों ने देखा है। ये पाइपलाइन रूसी कच्चे तेल को यूरोप तक ले जाने का प्रमुख मार्ग है। हालांकि पोलैंड के अधिकारियों का कहना है कि आरंभिक जांच से लगता है कि ये रिसाव महज एक हादसा है और इसमें किसी तोड़फोड़ या साजिश का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है। ओपेक प्लस देशों के तेल उत्पादन घटाने के फैसले के बाद अमेरिका और सऊदी अरब में ठन गई है। अमेरिका ने इस कदम को रूस का साथ देने जैसा बताते हुए जवाबी कदम उठाने की बात कही है। इसके बाद सऊदी अरब ने भी बयान जारी किया है। सऊदी अरब ने रूस का पक्ष लेने और अमेरिका के खिलाफ राजनीति करने के आरोपों का खंडन किया। सऊदी अरब ने कहा कि इस तरह के आरोप तथ्य पर आधारित नहीं हैं। सऊदी अरब ने कहा कि ऐसे सभी फैसले आर्थिक आधार पर लिए जाते हैं ताकि तेल बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन बना रहे। सऊदी अरब भले ही सफाई दे रहा हो, लेकिन अमेरिका के रुख में काफ़ी सख्ती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने सऊदी अरब को चेतावनी दी थी कि तेल उत्पादन घटाने के ओपेक प्लस के फैसले के गंभीर परिणाम होंगे। ध्यान रहे कि ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की कमी की घोषणा की है। अमेरिका ओपेक प्लस देशों पर ऐसा न करने का दबाव डाल रहा था। चलिए अब आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर।
बात करते हैं उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर दुनिया को चिंता में डाल दिया है। 2 लंबी दूरी की रणनीतिक क्रूज मिसाइलों के सफल परीक्षण से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव और बढ़ गया है। आशंका जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया लंबी दूरी के परमाणु हथियारों को विकसित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ताबड़तोड़ मिसाइल परीक्षण कर रहे उत्तर कोरिया के नए ऐलान ने दुनिया को नई चिंता में धकेल दिया है। 2 लंबी दूरी की रणनीतिक क्रूज मिसाइलों के सफल परीक्षण से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव और आशंकाओं के बादल घने हो गए हैं। उत्तर कोरियाई सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस परीक्षण का लक्ष्य परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए कोरियन पीपल्स आर्मी की ओर से तैनात क्रूज मिसाइलों की लड़ाकू दक्षता और शक्ति को बढ़ाना था। इसके बाद विश्व समुदाय को चिंता होने लगी है कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार क्षमता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले 5 साल के अंदर वो परमाणु परीक्षण कर लेगा। उत्तर कोरिया की ओर से बताया गया कि इन क्रूज मिसाइलों ने समुद्र के ऊपर 2000 किलोमीटर की यात्रा की और अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने इस परीक्षण को अपने दुश्मनों के लिए खुली चेतावनी की संज्ञा दी। अपने बयान में किम जोंग उन ने कहा कि उत्तर कोरिया को परमाणु सामरिक सशस्त्र बलों के परिचालन क्षेत्र का विस्तार करना जारी रखना चाहिए ताकि किसी भी सैन्य और युद्ध संकट का सामना किया जा सके। उत्तर कोरिया की आक्रामकता से चिंतित होने वालों में जापान प्रमुख देश है। उसे आशंका है कि उत्तर कोरिया ने छोटे परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं जिन्हें मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा दागा जा सकता है। जापान की चिंताओं का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी संसद के निचले सदन की समिति ने उत्तर कोरिया द्वारा किए जा रहे मिसाइल परीक्षणों पर गुरुवार को चर्चा की। जापानी रक्षा मंत्री ने बैठक के दौरान देश की आशंकाओं को लफ्जों में व्यक्त किया। जहां तक उन बैलिस्टिक मिसाइलों की बात है जिनके दायरे में जापान भी आता है, संभवतः उन्होंने छोटे परमाणु हथियारों की क्षमता हासिल कर ली है। यह हथियार मिसाइल हमलों में प्रयोग किए जाने वाले होंगे। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों और उसके जवाब में दक्षिण कोरिया द्वारा अपने सहयोगी देशों के साथ सैन्य अभ्यास किए जाने से पूरे प्रायद्वीप में तनाव चरम पर है। बीते 2 हफ्तों में उत्तर कोरिया 6 मिसाइलें दाग चुका है। इसी सप्ताह उसने एक मिसाइल ऐसी दागी जो जापान के ऊपर से गुजरते हुए प्रशांत महासागर में जाकर गिरी थी। मिसाइलों के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जापान को साथ लेकर विशेष सैनिक अभ्यास भी शुरू कर दिया। अमेरिका ने अपना विमानवाही पोत कोरियाई प्रायद्वीप से लगे जल क्षेत्र में तैनात कर दिया है। बढ़ता सैन्य तनाव किसी बड़े टकराव की आशंका पैदा कर रहा है। कजाकिस्तान में हो रहे सीका सम्मेलन में पाकिस्तान के कश्मीर राग अलापने पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पड़ोसी देश को कड़ी फटकार लगाई है। लेखी ने साफ कहा कि पाक वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है और उसे कश्मीर पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। लेखी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के अपने बुनियादी ढांचे को बंद करने की नसीहत दी और कहा कि वो भारत के अल्पसंख्यकों के लिए रोना बंद कर अपने घर में झांके। It is unfortunate that Pakistan has again chosen the path of reckless use or misuse of Sika platform to propagate false and malicious propaganda against my country and distract from the theme and focus of today's discussions and cooperation amongst member states. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will remain an integral part of India. Pakistan has no locus standi to comment on India's internal affairs. Pakistan's remarks today constitute gross interference in India's internal affairs, sovereignty and territorial integrity, which is inconsistent with the Sika Declaration on the Principles Guiding Relations between Sika Member States of September 1999. Pakistan is the global epicenter of terrorism and continues to be the source of terrorist activities, including in India. अगली खबर की ओर चलते हैं। इराक की राजधानी बगदाद में संसद के पास रॉकेट हमले हुए हैं। बताया जा रहा है कि संसद भवन के पास एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए गए हैं जिनमें इराकी सेना के कुछ जवान घायल हो गए हैं। इराकी सेना द्वारा जारी बयान के मुताबिक ये हमले ग्रीन जोन में किए गए हैं जहां सरकार भवन और फॉरेन मिशन की बिल्डिंग स्थित हैं। सेना ने बताया कि ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद का सत्र शुरू होने वाला था।
चलिए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। इटली के संसद के नए सत्र का शुभारंभ हो गया है। दोनों सदनों के अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति जीतकर आए गठबंधन से सरकार गठन के लिए बात करेंगे। अक्टूबर के अंत से पहले नई सरकार का गठन संभव है। जियोर्जिना मेलोनी का पहली महिला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। ये रिपोर्ट देखें। इटली एक बड़े राजनीतिक उलटफेर का गवाह बन रहा है। इस परिवर्तन से इतिहास की मिट्टी में दफन दर्द का टीस भले ही कई लोगों में उबाल ना मार रहा हो, लेकिन इतना जरूर है कि उनका ये एहसास सतह पर छिलकता दिखाई दे रहा है जब संसद के नए सत्र का आगाज हो रहा है। लोकतंत्र के मंदिर को भी एक अजीब इत्तेफाक से गुजरना पड़ा जब होलोकॉस्ट की आग से बच निकलने वाली 92 वर्षीय एक सदस्य लिलियाना सेग्रे संसद के ऊपरी सदन सेनेट की अध्यक्ष की कुर्सी पर उस शख्स को बिठाने की प्रक्रिया को पूरा कर रही थीं जिसकी विचारधारा में कहीं न कहीं तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की छाप समाई हुई है। अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान होने वाले बदर पार्टी के इग्जाइयो ला रूसा की 2018 की एक तस्वीर साझा की जा रही है जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने घर में मुसोलिनी की यादें सहेज रखी हैं। लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देने के बाद खत्म हुई जंग के दौरान एक नाजी कैंप से बचने वाली लिलियाना सेग्रे अपने परिवार से एकमात्र सदस्य हैं। वो संसद की आजीवन सदस्य हैं। फांसीवाद का दंश झेल चुकी सेग्रे लोकतंत्र की ताकत को बदले रूप में देख रही थीं। हालांकि चुनाव में दक्षिणपंथी पार्टियों की शानदार जीत और सेनेट के अध्यक्ष को लेकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जो बातें कहीं उसमें टीस, दर्द और पीड़ा की छाप साफ महसूस की जा सकती है। हमारे दौर में स्कूल अक्टूबर में शुरू होते थे। 1938 निराश और हतप्रभ निराशक लड़की के नस्लवादी कानूनों के कारण स्कूल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। स्कूल की डेस्क खाली थी और वही छोटी लड़की आज सेनेट में सबसे प्रतिष्ठित डेस्क पर भी खुद को एक अजीब भाग्य में पाती है। 25 सितंबर को हुए चुनाव में धुर दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश की पहली धुर दक्षिणपंथी नीति सरकार के गठन का रास्ता साफ हुआ था। इस साल दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या में बड़ी कटौती की गई है। निचले सदन में इस बार 400 सदस्य हैं, जबकि पिछली बार यह संख्या 600 थी। वहीं उच्च सदन में ये आंकड़ा सिर्फ 200 है और पिछली बार इन सदस्यों की तादाद 315 थी। भले ही सरकार बनाने जा रही पार्टियां अप्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का वादा कर अधिक सीटें जीतने में सफल रही हों, लेकिन ऐसे सदस्य भी संसद में पहुंचने में कामयाब रहे हैं जो अप्रवासियों की आवाज़ लगातार बुलंद करते रहे हैं। इन्हीं में इतालवी आइवोरियन नागरिक अबू बकर सोमोहोर भी हैं जो ग्रीन और लेफ्ट पार्टी के टिकट पर जीत कर आए हैं। वो 400 में से एकमात्र आश्वेत सांसद हैं और इटली के 160 साल के इतिहास में चुने जाने वाले कुछ मुट्ठी भर आश्वेत लोगों में शामिल हैं। हम सभी के लिए गरिमा, दृढ़ संकल्प और विनम्रता के साथ काम करेंगे। उन मजदूरों की पीड़ा को दूर करने का काम करेंगे जिन्हें भुला दिया गया है। अब संसद के शुरू हो जाने के बाद राष्ट्रपति सरकार के गठन को लेकर विभिन्न पार्टियों से बातचीत करेंगे। अक्टूबर के अंत से पहले प्रधानमंत्री के पदभार संभालने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बदर पार्टी की जॉर्जिया मेलोनी का इटली की पहली प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। यूरो क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है। ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं। यूक्रेन में युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वो मुद्दे हैं जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। सूत्रों की माने तो गठबंधन में खींचतान काफ़ी दिखाई दे रहा है। साल्विनी और बुर्लस्कोनी मंत्रिमंडल में बढ़िया विभाग हासिल करने के लिए दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन मेलोनी झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। तुर्की में मुख्य विपक्षी पार्टी के सांसद ने बुधवार को संसद में संबोधन के दौरान प्रस्तावित दुष्प्रचार
और सोशल मीडिया बिल के खिलाफ हथौड़े से एक स्मार्टफोन को तोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी के नेता बुराक एर्बे ने बिल पर चर्चा के दौरान अपने बैग से हथौड़ा निकाला, मोबाइल को कुचल दिया। तुर्की के प्रस्तावित विघटन बिल से स्वतंत्र विचार के टूटने का खतरा है, उसको बड़ा खतरा बताया जा रहा है। साथ ही चुनाव से इस कानून से पत्रकारिता पर नकेल कसने की तैयारी बताई जा रही है। यूरोपीय देशों ने तुर्की की संसद को इसे अस्वीकार करने का आह्वान किया। चलिए अब बात करते हैं विश्व संस्कृति की। आपने कभी किसी देश की संसद को रोबोट के द्वारा संबोधित करते हुए देखा है? शायद नहीं, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं। ब्रिटेन की संसद को एक रोबोट ने संबोधित किया और संबोधन के दौरान रोबोट को नींद भी आ गई, उसको रिबूट करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। आरोप गंभीर थे, लिहाजा वो जवाब देने खुद ब्रिटेन की संसद पहुंची। वो जिंदा नहीं, फिर भी हर सवाल का जवाब खूबसूरती से दिया। इंसानों की तरह बात करती इस मशीन की आंखें अचानक लटक सी गईं। साबित हुआ कि फीड की गई प्रोग्रामिंग से आगे इसका अपना कोई दायरा नहीं। संसद की एक खास मेहमान पेंटिंग कर सकती है और आर्ट भी बना सकती है। इस आर्टिस्ट का नाम है आइडा। इंसानों की तरह दिखने वाली आइडा एक महिला रोबोट है, मगर आर्टिफिशियल क्रिएशन के एक से एक खूबसूरत नमूने बनाने में सक्षम है। संसद में इस रोबोट के खिलाफ जांच बैठी कि कैसे नई तकनीकों की वजह से क्रिएटिव इंडस्ट्री को बुरे प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं। काले छोटे बालों और ऑरेंज कलर के कपड़ों में पहुंची ये रोबोट संसद की जांच समिति के सामने पेश हुई। इस रोबोट को दुनिया की पहली अल्ट्रा रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट आर्टिस्ट बताया जा रहा है। रोबोट से जब पूछा गया कि इंसानों की तुलना में आपका आर्ट कैसे अलग है, इस पर उसने जवाब दिया। मैं कंप्यूटर प्रोग्राम और एल्गोरिदम पर आधारित हूँ। हालांकि मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आर्ट बना सकती हूँ। आने वाले समय में आर्ट बनाने में टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ेगी। अब भी जो आर्ट बन रहे हैं उनमें टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। संसद में तकनीकी खामी के चलते सवालों का जवाब देते समय वो अचानक सो गई। इसके बाद उसकी आंख किसी ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखने लगी। आइडा के निर्माता एडन मिलर को इसे रीबूट करना पड़ा। आंखों में आई गड़बड़ी के बाद आइडा को चश्मा लगाकर सवालों के जवाब देने पड़े ताकि चेहरा डरावना न लगे। इसे 2019 में मिलर ने तैयार किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट्स और उनके प्रोफेसर ने रोबोट की क्षमताओं को विकसित किया। इसके बाद कार्नवाल इंजीनियर आर्ट्स एंड प्रोग्राम ने इसे डेवलप किया। इसका नाम ब्रिटेन के गणितज्ञ एडा लवलेस के नाम पर रखा गया। अभी भी बहुत से लोग सोचते हैं कि रचनात्मकता विशुद्ध रूप से मानवीय गतिविधि है और मुझे बुलबुले को तोड़ने से नफरत है। लेकिन इस क्षेत्र में होने की मेरी समझ और अनुभव यह है कि वास्तव में रचनात्मकता एक प्रक्रिया है। आर्टिस्टिक वर्क के बारे में आइडा ने बताया कि आर्ट के डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। मुझे पेंटिंग, ड्राइंग और कविता पढ़ने का अभ्यास है। रोबोट के निर्माता एडन मिलर ने बताया कि आइडा के सिस्टम में पूछे जाने वाले सवाल पहले से ही फीड किए जा चुके थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में आइडा रिवॉल्यूशन ला सकती है। तो इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।